हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल आठी और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको शॉर्ट सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है आपके नीट पीजी या आईएनआईसीटी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, बट मेनली ये वीडियो जो है आईएनआईसीटी और नीट प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे काफ़ी हाई यील्डिंग और स्कोरिंग होते हैं। ये हमको वैसे पता भी है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया, ठीक है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो नीट पीजी में आते हैं वो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट से होने वाले होते हैं, तो इनको करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो, जो शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं वो आसानी से रिवाइज हो जाते हैं, ये बात है एक तो, ठीक है। क्योंकि अगर हम बड़े सब्जेक्ट से कंपेयर करें जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्गेनी, उनको रिवाइज करना ही अपने आप में एक टास्क है। मतलब उनको रिवाइज करने में जितना टाइम लगता है उतने में एक शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग में भी, ठीक है। और गारंटीड मार्क्स ही आपको देते ही हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स की वेटेज कितनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें नोट किया हुआ है। तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स में हमारे आते कौन कौन से, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स और फोरेंसिक मेडिसिन। देखो, ऑलमोस्ट सबसे 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और फोरेंसिक से तो अगर हम लास्ट 2 3 साल के देखें तो 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मतलब काफ़ी स्कोरिंग है। सबको अगर हम सम करेंगे तो अराउंड 20 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, 20+ ही बन जाएंगे। तो इतने क्वेश्चंस को ऐसे इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। तो कैसे इनको अप्रोच करना है वो मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया की। तो देखो, एनेस्थीसिया में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो एयरवे मैनेजमेंट और सीपीआर गाइडलाइंस, ठीक है। दूसरा कुछ ड्रग्स के बारे में, जैसे जो मसल रिलैक्सेंट है और जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं, ये। उसके अलावा टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, स्पाइनल में क्या होता है, एपिड्यूरल में क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी के बारे में नहीं जाना है, ऐसे मतलब बस ऊपर ऊपर से इतना पता हो, ठीक है। और इसमें एनेस्थीसिया में पर्टिकुलरली स्कोर ज़्यादा करने के लिए एक टिप आपके लिए कि इसके जो एल्गोरिदम्स और टेबल है ना, एल्गोरिदम्स जैसे आप पढ़ते हो, सीपीआर पढ़ते हो, तो मतलब कैसे कैसे देना है, कब कौन सा इंजेक्शन देना है, या फिर जो जैसे पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं हम न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, ऐसे ही जो टेबल वाइज होता है ना कि इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो क्या करना है क्या करना है, उस तरह के जो टेबल्स बने होते हैं एनेस्थीसिया में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने हैं। वो काफ़ी स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। अब मैं रेडियोलॉजी के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, रेडियोलॉजी में बेसिक जो होता है ना कि एक्सरे, सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, उनके एकदम जो बिल्कुल बेसिक है, कब किस में क्या करना है। जैसे एयर और वाटर का बताते हैं कि मतलब एयर एनिमी होती है, अल्ट्रासाउंड की वाटर फ्रेंड होता है, तो जिसमें ज़्यादा सिस्ट वगैरह वाटर वाली चीज़ें हैं अल्ट्रासाउंड, मतलब ऐसे जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तो वो आपको बिल्कुल आने चाहिए रेडियोलॉजी में। उसके अलावा जो कॉमन रेडियोलॉजिकल साइन होते हैं, जैसे डायाफ्राम साइन होता है, और स्पाइनेकर साइन, और न्यूमोपेरेटोनियम वगैरह के साइन, और मतलब बार कोड वाला साइन, ये इस तरह के जो एकदम फेमस से साइन है ना, इमरजेंसीज में खासकर, वो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंट्रास्ट मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत, जैसे सी सी टी में क्या यूज़ करते हैं हम, और बाकी जो मतलब उनके थोड़े बहुत यूज़ ही आपको पता होने चाहिए। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब ये ऐसा होता है ना कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। एक्सरे की इमेज दे देंगे, कहीं के सीटी की इमेज दे देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोल्व करोगे तो आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगा। आपको एकदम से दिखने लगेगा, अच्छा ये सी टी एस में यहाँ एब्डोमिनल अorta दिख रही है, यहाँ ये है, ये डिसेक्शन का है क्वेश्चन है, मतलब ऐसे। तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इस केस में, तो ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जब प्रीवियस ईयर कर लो तो ऐसे स्कोरिंग के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करने के लिए आप क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हो। तो रेडियोलॉजी में ऐसे करना है। अब मैं आता हूँ डर्मेटोलॉजी पे। देखो, डर्मेटोलॉजी में जो कॉमन डिजीज़ है एकदम, जैसे कि सोरियासिस हुआ, लाइकन प्लेनस हुआ, पेम्फिगस वगैरह हुआ, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। कुछ डर्मेटोलॉजिकल साइंस होते हैं, जैसे कोबनर्स फिनोमिना हुआ, ऑस्पिट साइन हुआ। कोबनर्स फिनोमिना हम देखते हैं सोरियासिस में, विटिलिगो में, इन सब में मिलता है ऐसे। ऑस्पिट साइन सोरियासिस में मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो एकदम कॉमन सी चीज़ें हैं ना, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। ये डर्मेटोलॉजी के लिए हुआ। उसके अलावा कुछ ड्रग्स, जैसे स्टीरॉयड्स हुए, एंटीफंगल्स हुए, रेटिनॉइड्स हुए। एंटीफंगल्स को आप फार्मा से लिंक करके पढ़ोगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह भी दिया होगा और यूज़ भी दिया होगा, उसके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्किन के लिए मेरी यही टिप रहेगी आपके लिए, मतलब ऐसे डर्मेटोलॉजी के लिए, कि आप फ्लैश कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि फ्लैश कार्ड में फ़ोटो होगी और उसके बारे में कुछ लिखा होगा। वो आपको अगर जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन भी इसमें आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो डर्मा के क्वेश्चन बैंक वगैरह में जो आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में, वो एक तो थोड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें ज़्यादा पिक्चर्स वो देते नहीं है, मतलब रहती हैं, लेकिन इसके लिए आप फ्लैश कार्ड यूज़ करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे दिखते रहेंगे, अच्छा ये इस डिजीज़ की है, फ़ोटो है,
इसके बारे में ये चीज़ें हैं। बस ऐसे ऐसे फ्लैश कार्ड आपको इकट्ठे करने हैं। हो सके तो खुद के बना लेना, नहीं बना सकते हो तो टेलीग्राम वगैरह पे या अपने फ्रेंड वगैरह से पूछ सकते हो। लेकिन फ्लैश कार्ड बहुत हेल्पफुल होंगे डर्मा के लिए। अब मैं साइकेट्री के बारे में बताता हूँ। साइकेट्री में कुछ कुछ जैसे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मूड डिसऑर्डर के हुए, एनजाइटी, साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, ये सब आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है, मैनिया है, पेशेंट बाइपोलर में है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। DSM-5 क्राइटेरिया, जैसे डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का या फिर OCD का, मतलब क्राइटेरिया को एकदम ऐसे याद नहीं करना है कि इसमें कितने आएंगे, क्या क्या आएंगे, बट ऐसे ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए कि जब हम डिप्रेशन को डायग्नोस करते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, किस तरीके से डायग्नोसिस पे आते हैं। बस इतना थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। उसके अलावा ड्रग्स ड्रग्स में SSRI बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जब मैं साइकेट्री में वहाँ पे था, रेजिडेंसी कर रहा था अपनी, तो मतलब बहुत यूज़ में आते हैं SSRI, हमारे फ्लोक्सिटीन, paroxetine, ये सब आपको पता होने चाहिए। जितने SSRI हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ड्रग्स के बारे में साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो साइकेट्रिक के, जो ड्रग्स होते हैं साइकेट्री में जो यूज़ होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर पता होने चाहिए। आप देखोगे कि साइड इफ़ेक्ट्स पे क्वेश्चन बाकी ड्रग से ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन साइकेट्री के आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। हम साइकेट्री में ड्रग की मतलब साइड इफ़ेक्ट की प्रोफाइल के बेसिस पे ड्रग सेलेक्ट करते हैं काफ़ी टाइम में, कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये यंग पेशेंट है तो इसको ये नहीं देना, ये मतलब ये चीज़ें बाकी सब्जेक्ट्स में भी होती हैं, लेकिन साइकेट्री में काफ़ी ध्यान दिया जाता है ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट पे। तो इसलिए आपको साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर साइकेट्री में, ठीक है। उसके अलावा यही है कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और साइड इफ़ेक्ट्स, ये आपको याद रखना है, यही आपके लिए स्कोरिंग टिप है साइकेट्री केस में। अब आते हैं ऑर्थो पे। ऑर्थो वैसे तो मैंने रखा है शॉर्ट सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये ठीक ठाक सब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है मेडिसिन सर्जरी की तरह, और इतना छोटा भी नहीं है मतलब डर्मा रेडियो की तरह, लेकिन ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कुछ फ्रैक्चर, जैसे कोलिस फ्रैक्चर, गैलियाजी, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, इन पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। एक सुप्राकॉन्डाइलर ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है वो भी, तो मतलब ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इनको नोट कर लेना हो सके तो। बोन ट्यूमर और मेटाबॉलिक बोन डिजीज, बोन ट्यूमर्स में ये ऑस्टियोक्लास्टोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, जाइंट सेल ट्यूमर, ये सब जो है ये आते हैं मेनली, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा मेटाबॉलिक बोन डिजीज, ठीक है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हुआ, और इसमें आती है जो रिकेट्स वगैरह होते हैं, स्कर्वी वगैरह, ये सब आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये एकदम कॉमन भी है, बेसिक भी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से आनी ही आनी चाहिए। उसके अलावा जॉइंट डिसऑर्डर, ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनके बारे में किसमें स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, किसमें कौन सा स्पेयर होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए। और इसके लिए यही है कि निमोनिक बना लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि गैलियाजी मोन्टेजिया कहाँ का था, किसमें क्या डिसलोकेशन था, तो आप अपने निमोनिक बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बात तक याद रहेगा। तो ये आप इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन की। देखो, फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें पढ़ने को इतना ज़्यादा नहीं है जितने इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको आप काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हो, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि फोरेंसिक पढ़े बिना चला जाऊंगा तो बहुत बड़ी गलती है। आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा फोरेंसिक के लिए, और आपके जो क्वेश्चन सही होंगे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, इसका एक अलग से चैप्टर है ना ऑटोप्सी वाला, उससे आपको ये पढ़ लेना है। और टॉक्सिकोलॉजी में पॉइजन और उनके मैनेजमेंट और लीगल एस्पेक्ट, पॉइजन में भी जैसे सल्फास पॉइजनिंग हो गया, केरोसिन पॉइजनिंग हो गया, और मतलब जितने भी टॉक्सिन है इनके, और जो कॉमन कॉमन है, मतलब जैसे केरोसिन की पॉइजनिंग, सल्फास की पॉइजनिंग तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इधर नॉर्थ ईस्ट में तो सल्फास पॉइजनिंग काफ़ी कॉमन है, तो ये कॉमन चीज़ें काफ़ी पूछते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मतलब केस देखे भी जाते हैं, मैंने ऐसे मेडिसिन डिपार्टमेंट में देखे हैं, काफ़ी लोग आते हैं, ऐसे फार्मर था, और जो वो है अपने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहा था, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग के साथ है, एट्रोपिन दे रहे हैं, तो ये सब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखो हर 2-3 साल में इस पे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा इंजरी पैटर्न्स, एब्रेजन, कंट्यूजन, बर्न्स, ये इजी भी बहुत है। इसको आप 1 या 2 बार पढ़ लोगे ना, फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है फोरेंसिक, ठीक है। और ये आईपीसी और ये थोड़ा डेफिनेशन वाला पार्ट ही होता है, जो थोड़ा इसको रटना पड़ता है। आईपीसी को तो बेसिकली रटना ही पड़ता है, और अब बीएनएस आ गया है तो वो भी याद ही करना पड़ेगा आपको। तो इसको फिर भी करो ना करो, लेकिन जो ऊपर की चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, ऑटोप्सी चेंजेस, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, मतलब और टॉक्सिकोलॉजी में ये चीज़ें, इंजरी में एब्रेजन पैटर्न, मतलब एब्रेजन, कंट्यूजन, ये सब आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप पिछले साल का एग्जाम देख लो, उससे पिछले देख लो, ये आएंगे आएंगे। अब मैं कुछ थोड़ी जनरल टिप्स बताता हूँ शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए। देखो, अपने हाईली नोट्स को जो है यूज़ करना क्विक रिविजन के लिए, रैपिड रिविजन भी आप ले सकते हो। मतलब मेन सब्जेक्ट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार आपके पूरे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन
इन सब्जेक्ट्स के लिए, शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए रैपिड रिवीजन भी इनफ होते हैं, बट ये है कि आप उनको अच्छे से पढ़ लो। और जो ये टॉपिक मैंने बताए हैं अपनी इस वाली वीडियो में, वो अच्छे से कर लो। अगर आपको लगता है रैपिड रिवीजन से वो टॉपिक अच्छे से आपके हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर लगता है कि कुछ रह गया है तो उसको आप मेन नोट से भी कर सकते हो। आप ये 20-80% रूल फॉलो कर सकते हो। 20% थ्योरी पढ़नी है और 80% एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये बेसिकली मैं रेडियोलॉजी को लेके कह रहा हूँ, क्योंकि रेडियोलॉजी में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। थ्योरी पढ़ के इतना ज़्यादा रेडियोलॉजी में कुछ होने वाला नहीं है। और अपने जो है आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो शॉर्ट सब्जेक्ट्स को मेजर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप डर्मा पढ़ रहे हो, उसमें एंटीफंगस पढ़ रहे हो, तो एक बार फार्मा से भी देख लो, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा फार्मा से। ऐसे कर सकते हो। बाकी रिवीजन तो करना ही है, वीकली रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। इसके अलावा पीवाईक्यूज पे तो मैं कहता हूँ, सभी कहते हैं पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, उनका तो कोई मतलब सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। रिवीजन शेड्यूल आप ऐसे कर सकते हो कि जब आप पहली बार रीडिंग करोगे तो 1-2 दिन आप देख सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए। 2 दिन तो काफ़ी है, मतलब इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए 2 दिन फर्स्ट रीडिंग के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से तो। और अगर आप बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में ही हो, तो 4-5 दिन दे दो, एक हफ्ता बस। एक हफ्ते से ज़्यादा किसी शॉर्ट सब्जेक्ट को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में। और जब आप आगे रिवाइज करोगे तो एक दिन बहुत है, आधे दिन में भी करने लोगे। जब आप आपके थर्ड या फोर्थ रिवीजन पे होंगे शॉर्ट सब्जेक्ट्स के, तो आपको लगेगा आधा दिन बहुत है। और एक दिन में तो कर लेना, एक दिन से ज़्यादा रिवीजन के लिए नहीं देना है। इमेज पे फोकस करना है और समरी टेबल्स पे। एनेस्थीसिया के इसमें टेबल्स पे, एल्गोरिदम्स पे, और रेडियोलॉजी और डर्मा के लिए इमेजेस पे फोकस रखना है मेनली, ठीक है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ मैं जल्दी से, जो अवॉइड करनी है, ठीक है। एक तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि इसमें से तो थोड़ा सा ही आएगा, क्या है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, इसको नहीं करता हूँ मैं तो मेजर करूँगा, मेडिसिन सर्जरी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, और अगर हो भी गया तो रैंक नहीं आएगी अच्छी, ठीक है। तो ये करना है। और इसके अलावा थ्योरी थ्योरी ज़्यादा पढ़ते रहना, एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पीवाईक्यूज़ को लेके चलना है अच्छे से। उसके अलावा रेडियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में क्वेश्चन जितने हो सके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दोनों काम करने हैं, ठीक है। और जो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ऐसे ना मिस नहीं करना है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में भी आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगा सकते हो, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को इंटीग्रेट करके ही चलना है, ठीक है। तो थैंक यू। लास्ट में ये कहूँगा, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ये मैं कंसिस्टेंसी को लेके कहता हूँ, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी जानना हो तो चैनल पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना यार। थैंक यू।